तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकत्व। इसके बारे हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व विद्युत चुंबकत्व के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जिस फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी। देखिए, हम जो भी पढ़ते हैं अगर उसके पास हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो तो हम कुछ बेहतर पढ़ सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक सेकंड होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसकी विद्युत चुंबकत्व के दो पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यह है स्थिर विद्युतिकी, यह है विद्युत गति विज्ञान। हो गए दो पार्ट। इसके आधार पर हम देखते हैं, हमारे पास कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा जो हम आगे देखें कैसे क्या पढ़ना है। एक सीरीज होगी, हमारे दिमाग में पैटर्न बन चुका होगा कि हमें आगे किस प्रकार से सीखना है। स्थिर विद्युतिकी में फर्स्ट पार्ट, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है स्थिर विद्युतिकी। इसके अंदर जो भी हम आवेश पढ़ेंगे वो स्थिर होंगे, मतलब एक स्थिर आवेश होगा, जो गतिमान नहीं होगा स्थिर होगा। गतिमान का हम पढ़ेंगे विद्युत गति विज्ञान में। इसके अंदर 12th फिजिक्स की NCERT फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम देखेंगे इसमें होता है स्थिर आवेश, चार्ज एट रेस्ट। इसमें चार्ज एट रेस्ट है, मतलब गति नहीं करेगा, और जो चार्ज रेस्ट में होते हैं वही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। हमेशा बात याद रखना, जो आवेश स्थिर होते हैं वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और हमारे पाठ का भी नाम यही है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो क्षेत्र विद्युत, एक स्थिर आवेश ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे गति विज्ञान, विद्युत गति विज्ञान में। इसका फर्स्ट चैप्टर इसमें आता है, आपका फर्स्ट चैप्टर 12th का इसके अंदर आता है। इसमें होता है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये इसके अंदर आ जाएगा। और दूसरा चैप्टर है वो है इसी के अंदर स्थिर विद्युतिकी, इसके अंदर हमारे दिमाग में क्लियरिटी बनी रहती है, ये हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हमारा अब चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब क्यों ना हमें चैप्टर का नाम ही यही है और फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके बारे में कुछ सीख लिया जाए कि ये विद्युत आवेश क्या होता है। तो हम विद्युत आवेश क्या है, इसके गुण क्या हैं, ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में सीख लेते हैं। तो इसका लिखते हैं, देखते हैं, नोट्स बनाते जाइए। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनते जाइए। आपके पास जैसे जैसे नोट हो जाएंगे सारे, तो आपको फिर रिवाइज़ करने में कोई परेशानी होगी। जैसे नोट्स मैं बना रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते जाइए। तो टॉपिक फर्स्ट डालते हैं, आवेश। आवेश क्या है, देखिए समझिए आवेश क्या है। आवेश है ना, वो किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। आवेश है वो किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है।
मतलब आप ये इसके अंदर निहित होता है, ये उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हर 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 पदार्थ के अंदर उसका आवेश होता है, ये उसका मूलभूत गुण है। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम आवेश की तुलना कर सकते हैं द्रव्यमान से। द्रव्यमान मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इस साइड ये द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या करता है? द्रव्यमान की एक परिभाषा होती है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान जैसे किसी पदार्थ की मात्रा, उसका द्रव्यमान कहलाता है। उसी प्रकार जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है, द्रव्यमान होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है। और जैसे हमारी पृथ्वी है, ये कितनी इसका मतलब जो द्रव्यमान है वही तो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर रहा है। और अनुभव भी कौन कर रहा है? जैसे हमारा चंद्रमा है, वो भी एक द्रव्यमान है, वो इस बल को अनुभव कर रहा है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, द्रव्यमान ही गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर रहा है और द्रव्यमान ही अनुभव कर रहा है। तो इसी प्रकार इसमें आवेश में है, जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न भी आवेश करता है और अनुभव भी आवेश ही करता है। आप जैसे इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वह आवेश है। तो समझ गए होंगे आप मेरी कहने में क्या चाह रहा हूँ कि पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वह उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। जैसे या मैं और एक और परिभाषा देना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण अन्य परीक्षण धनावेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है। यह भी एक आवेश की परिभाषा है। और अब आवेश के एक मात्रक होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश, सजातीय आवेश। मैं आपको सारी डिटेल्स में सब चीज़ें बताऊंगा, आप मेरे साथ रेगुलरिटी बने रहिए। अब आगे देखते हैं, ये इसका हो गया फर्स्ट गुण। अब इनसे हम आवेश का सेकंड देखते हैं। तो आप समझ गएंगे, जो ये आप मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप समझ गए होंगे कि मूलभूत गुणधर्म है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है जो उसमें निहित है, जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वही ही आवेश है। अब विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न हो जाए? जब वह रेस्ट में होता है, एट रेस्ट। जब वो रेस्ट में हो, आवेश जब रेस्ट में होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश गतिमान हो तो वह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र भी करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा। और अगर आवेश गतिमान है तो वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ये हमारे एयरफोर्स में जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि उनके क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछा जाता है कि कोई आवेश यदि स्थिर है तो वह कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो आप आंसर होगा विद्युत क्षेत्र। और कोई आवेश यदि गतिमान है तो वह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। इसमें हम आगे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के जो नियम हैं वो भी पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब दूसरा इसका नियम, अब हम दूसरा देखते हैं, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार देखिए, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऋणावेश और धनावेश। अब मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता क्या होती है? आवेश की ध्रुवता, आवेश का वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद
करता है आवेश की ध्रुवता कहलाती है। मतलब एक तो धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव। आप समझ पाएंगे जैसे भी जैसे एन और एस होते हैं चुंबक में, वैसे ये धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं आवेश के अंदर। आवेश का मतलब हम देखें तो विद्युत में वही, विद्युत के अंदर आवेश का रूप द्रव्यमान से हम संबंधित कर सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान का जितना महत्व है, उसी प्रकार विद्युत में आवेश का उतना महत्व है, और उसी प्रकार से नियम दिए गए हैं जिस प्रकार से द्रव्यमान में, गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान के दिए गए हैं। तो आप ध्यान से रखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखें। तो देखिए, एक होता है सजातीय आवेश और एक होता है विजातीय आवेश। अब सजातीय आवेश देखते हैं। सजातीय आवेश सजातीय आवेश प्लस प्लस माइनस माइनस। अभी देखिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस, ये सजातीय आवेश है। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब ये इनका प्रॉपर्टीज है कि हमेशा सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे चुंबक में होता है, हमने अपने बचपन में देखा होगा, चुंबक में एक एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है। चुंबक के दो साइड होते हैं, अगर एक को दूसरे की तरफ लाया तो कुछ तो प्रतिकर्षित करते हैं और एक ध्रुव आकर्षित करता है। वही इसमें आवेश में है, वही प्रॉपर्टी आवेश में है। ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूँ उसमें भी ध्यान देना, और जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते जाइए। अब मैं आपको रेगुलरिटी बना के रखूँगा, मैं आपको डेली यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा कि आप पढ़ सकें, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो सीख सकें। कि आगे देखिए, हमें देते हैं फिर एक आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना मतलब ये आकर्षित प्रतिकर्षित आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी दूंगा। तो देखिए, हमारे पास है 4th नंबर, आगे इसका गुणनफल 4, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो फोर्थ सीखेंगे। फोर्थ देखते हैं, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना क्या होती है? आवेश बनते कैसे हैं, मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि आवेश बनते कैसे, आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो देखिए, पहले आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो हम लेते हैं एक सोडियम, आपको शायद ऐसे कोई नहीं बताएगा जिसमें मैं बता रहा हूँ। ये एक होता है सोडियम और एक होता है क्लोरीन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 11, जो इस प्रकार कष्टक में बताते हैं 2, 8 और 1 हो गई क्या, 2, 8, 2, 10, 10, 1, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए सोडियम के पास। इसके पास प्रोटॉन होते हैं, वो होते हैं 11, मतलब परमाणु उदासीन है। इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। मतलब Na है, सोडियम है, वो एक उदासीन तत्व है अभी इसी अवस्था में। इसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7, 2, 8, 7। अब इनको क्या होता है कि ना अपना अष्टक पूरा करना होता है। देखो, इसके पास तो है 8 ब्रेचा नहीं थी, लेकिन है एक ही, तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जिसका मतलब इसमें Na के पास एक इलेक्ट्रॉन देगा Na। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लगा तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने बच गए, 11।
11 प्रोटॉन बच गए और 11 ही इलेक्ट्रॉन। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्लोरीन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? क्लोरीन के पास 17 पहले से थे, अब कितने हो गए? 18 हो गए। और प्रोटॉन कितने थे? क्लोरीन के पास प्रोटॉन थे 17। अब यहाँ देखोगे आप तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो घट गई और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इधर के इलेक्ट्रॉन इधर गए, मतलब आवेश इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, आवेश सोडियम से कैल्शियम की तरफ गया। तो आवेश सोडियम से कैल्शियम की तरफ गया तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और जिधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो आप समझ गए होंगे, देखो कि आवेश है वो एक है, एक इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम से कैल्शियम की तरफ चला गया, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है उस तरफ ऋण आवेश आ जाता है, तथा जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उस तरफ धन आवेश आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18, लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा ऋणावेश और यहाँ आ जाएगा धनावेश। जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ धनावेश, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो धनावेश हो जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं वो हो जाएगा ऋणावेश। इधर देखो प्रोटॉन की संख्या 17 है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इधर प्रोटॉन की संख्या 11 है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये ऋणावेश हो गया, ये धनावेश हो गया। इसी प्रकार उदासीन परमाणु से हमें आवेशित परमाणु प्राप्त हो गए जो Na+ है तथा Cl- है, -1 Na+1 हो गया। अब हमारे दिमाग में नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का दान करने से धनावेश आ रहा है तथा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से ऋणावेश आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का दान, मतलब इलेक्ट्रॉनों का दान कर दें तो हमारे पास आ रहा है धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले तो आ रहा है ऋणावेश। हमारे इतनी बात समझ में आ गई। चलो साहब, हमारे इतनी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनों को दान करने से धनावेश आ रहा है तथा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से ऋणावेश आ रहा है। तो आवेश की संकल्पना क्या है फिर? तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो आप पूछेंगे सर इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी गई, प्रोटॉनों के आधार पर क्यों नहीं दी गई? कोई हो जो ये पूछना चाहे कि आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही क्यों दी गई, प्रोटॉनों के आधार पर क्यों दी गई, प्रोटॉनों का आदान प्रदान क्यों नहीं होता? तो मैं आपकी इस जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रॉन तो नाभिकीय बलों से बंधे होते हैं जो बाहर में कक्ष में चक्कर लगाते हैं। जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्ष में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये अंतर्नाभिकीय बलों से मतलब दुनिया का सबसे मजबूत बल होता है वो नाभिक के अंदर होता है। तो नाभिक प्रोटॉन को दान नहीं कर सकता। यही कारण है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। समझ गए होंगे आप मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। समझ गए होंगे ना कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जा रही है, क्योंकि प्रोटॉन का दान नहीं हो सकता। प्रोटॉन परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकता एक सामान्य अवस्था में। अब आता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? 5 और पॉइंट आता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है प्रतीक, देख सकते हैं इसका क्यू होता है या छोटा क्यू या बड़ा क्यू। इसमें आई हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, धारा बराबर आवेश बटा समय, या एक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को धारा कहते हैं। इसमें क्यू अपॉन टी हम निकाल लेते हैं तो देखते हैं
इसका SI मात्रक देखिए, SI मात्रक आवेश का SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक निकालने के लिए वैसे तो कूलाम होता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे I धारा का मात्रक होता है एम्पियर और T होता है समय जिसका मात्रक होता है सेकंड, मतलब एम्पियर इंटू सेकंड भी आवेश का मात्रक है। हम इसका CGS मात्रक भी देखते हैं जिसका होता है स्टेट कूलाम, जो होता है स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। और उसी तरह एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है आवेश का, 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। बस हम नेक्स्ट में जारी रखेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। तो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।